नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर हमारा ईडियम है, ठीक है। एज क्लियर एज मड, एज क्लियर एज वाटर नहीं, क्या है, एज क्लियर एज मड, है ना, मिट्टी की तरह क्लियर। भाई मिट्टी की तरह क्लियर का मतलब क्या है कि बहुत ही धुंधला सा, बेकार सा, मटमेला सा, है ना, बिल्कुल साफ नहीं। इसका अपोजिट जैसा ये है, इसका जस्ट उल्टा मीनिंग निकल के आ रहा है ना। तो इसको कुछ चीज बिल्कुल प्रॉपर नहीं, है ना, तो क्या होगा, एक्सट्रीमली डर्टी, वो भी सेंस नहीं आ रहा है। देखो बहुत सारे बच्चे जो है इसको टिक कर देंगे, क्यों, क्योंकि उनको लगेगा मिट्टी है तो मिट्टी से गंदगी का समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इन मुहावरों का, इन इडियम्स का बिल्कुल एग्जैक्ट इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप सही करके आओगे, वरना मैं बता रहा हूँ आप गलत कर दोगे, ठीक है। किसी ट्रिक में नहीं फंसना, ईडियम्स की कोई ट्रिक नहीं होती दोस्तों, आपको इनको याद रखना ही पड़ता है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लो। मड लिखा है, इसका मतलब डर्टी के सेंस में नहीं है, ठीक है। ऑनेस्ट नीगल भी नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ये आपका ये है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझ से परे, है ना। एज क्लियर एज मड का मतलब है कोई चीज साफ ना होना, मतलब समझ में ना आना। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझ से परे नहीं, समझ से परे भी नहीं होगा, समझ से परे का कुछ और भी मीनिंग निकलता है। आप सिंपल ये याद रखो कि कोई चीज जो बिल्कुल समझ ना आए, ठीक है, ऐसी चीजें जो बिल्कुल समझ में ना आए, ठीक है, वो इसका सेंस हो जाएगा। क्लियर है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल याद रखो, एक बार याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे। एज क्लियर एज मड मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, याद रख लो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसके अंदर ये जो हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर देखना है हमको कोई एरर आता है या नहीं। नो एरर है तो फिर बी वाला टिक लगा देंगे। चलिए देखते हैं। आई ट्राई टू अवॉइड, क्या लिखा है, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेवल इन द रश आवर, है ना। रश आवर का मतलब भीड़ भाड़ वाला जो आर है उसकी बात हो रही है कि मैं क्या कोशिश करता हूं, मैं ट्राई करता हूं, मैं क्या कोशिश करता हूं, अवॉइड करूं, क्या अवॉइड करूं, ट्रेवल, है ना। आई ट्राई टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रैवल इन द रश आवर, तो ट्रैवल अवॉइड करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो ये अवॉइड भी आपका वर्ब है, ठीक है, अवॉइड भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ट्रैवल भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये दो दो वर्ब यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट है ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रैवलिंग, क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग क्या हो जाएगा, आई अवॉइड टू ट्रैवलिंग, है ना। और ट्रैवलिंग क्या होगा, इन द रश आवर, हाँ इन तो लिखा हुआ है हमारा, तो ट्रैवलिंग हो जाएगा दोस्तों। ट्रैवलिंग आपका जो है एक जेरेंट है, क्या है, जेरेंट है, मतलब ऐसा वर्ब जिसके साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी, है ना। लेकिन वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो आपका वर्क कर रहा है किसी सब्जेक्ट या फिर किसी ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की तरह वो काम कर रहा है। ऐसे आईएनजी वाले शब्दों को हम लोग कहते हैं जेरेंट, क्या कहते हैं, बिल्कुल याद रखो। ऐसे आईएनजी वाले शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम आए उसको हम लोग जेरेंट, वो जेरेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट हमारा आंसर है ऑन द रश आवर नहीं होगा, क्या होगा, ट्रैवलिंग इन द, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक किसी वर्ड में जो है स्पेलिंग में मिस्टेक है, बताओ कौन सी। देखो ब्रूड आपका जो है एक कलेक्टिव नाउन होता है जिसको किटन्स, किटन्स जो होते हैं ना, पपीज वगैरह, इनके बच्चे जो है उनका जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसको ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। फिर बूस्ट जो है, बूस्ट अप करने का मतलब उसको आगे बढ़ाना। उसके अलावा ब्लॉसम, देखो ब्लॉसम जो है, ब्लॉसम की स्पेलिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम है, BLOSSOM, ये इसकी राइट स्पेलिंग है, ठीक है। तो ब्लॉसम जो है ये इसकी राइट स्पेलिंग है, बी वाले में जो है हमारा स्पेलिंग का एरर है दोस्तों, ठीक है ना, बी वाला हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें ये जो सेंटेंस है इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है, एरर का आपका ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। देखो, द कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। ये जो कांस में जो फिल्म फेस्टिवल, कांस का जो फिल्म फेस्टिवल है वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है सम ऑफ, कुछ जो है, ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब
एग्रीमेंट, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है जिसको हम लोग रूल ऑफ सिंटैक्स क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। और रूल हमारा क्या है, रूल हमारा है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा, आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। बिल्कुल इजी रूल है ना, लेकिन इतना कॉमन रूल है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। और उसी तरीके से अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उस केस में जो है आपका वर्ब जो है वो भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही आने वाला है, ठीक है ना। कौन सा वर्ब आने वाला है, प्लूरल वर्ब आने वाला है। अब आप देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर, अब सिंगुलर वर्ब से क्या मतलब है, तो ठीक है, देखो सब्जेक्ट आपका क्या है, मान लो ही है या फिर शी है या फिर इट है या किसी एक वचन सिंगुलर कोई नाम है, कोई नेम है ना, उस कंडीशन में आपका वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या फिर ईएस लग जाएगा, बिल्कुल ये। और इसको कहा जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, V5 बोलते हैं इसको, ठीक है। एस ई एस को जो है क्या बोलते हैं हम लोग, V5 बोलते हैं। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, इसको फिर हम लिख लेते हैं, ठीक है। कभी भी याद रखना V1 के साथ अगर हमने S और ES लगा दिया तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपका बन गया। और वो कब होगा हमारा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसी प्रकार से अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब I है या यू है, ठीक है, या वी है या फिर दे है, ठीक है, या फिर कोई भी बाकी का प्लूरल एक से ज़्यादा वाले कोई नाम है, नेम्स है, उस कंडीशन में जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब एज इट इज जो वर्ब होता है वो आपका प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है वो आपका प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है, द कांस फिल्म फेस्टिवल, तो यहाँ पे कांस जो है वो जगह का नाम है ना, और फिल्म फेस्टिवल मतलब वो जो त्योहार, मतलब वो जो प्रोग्राम इवेंट जो है उसको कहा गया है, वो आपका सिंगुलर है, एक है, मतलब ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब क्या आना चाहिए, V5 आना चाहिए, मतलब सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अकेला टी नहीं, अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट्स हमारा जो है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स, ये हमारा जो है राइट वर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा इसके अंदर एरर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका इसमें एरर है, सिंटैक्स का इसके अंदर एरर है, ठीक। तो एक तो ये रूल है इसके अंदर, एक और बढ़िया सा इसके अंदर रूल है, मैं आपको बताता हूँ। एक और कौन सा रूल है आपका, एक और है आपका इसका, किसका, सम ऑफ द, है ना। तो सम ऑफ, वन ऑफ, ये कभी भी ऐसा लिखा होता है, सम ऑफ या फिर वन ऑफ या एनी ऑफ, है ना, एनी ऑफ या फिर मैनी ऑफ, इस तरीके से कभी भी ऑफ आया तो उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, बिल्कुल याद रखना है। और वर्ब जो है आपका कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल और वर्ब आपका जो है वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ आया तो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस पीपल, ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो ये बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं है, मतलब एक ही हमारा एरर है, अट्रैक्ट के बदले अट्रैक्ट्स हो जाएगा। तो ये हमारा इस सी वाले ऑप्शन में जो है हमारा एरर है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है इसका सिनोनिम चाहिए, कंबस्टिबल जो जल सके, है ना, कंबस्टिबल जो बर्निंग, है ना, जो फ्लेमेबल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना, उसको हम लोग ये फ्लेमेबल, याद रखना, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों जो है सेम होता है, ये इसका कोई अपोजिट नहीं होता है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन लिखा है तो मतलब वो इसका अपोजिट होगा, नहीं, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल जो है वो एक ही होता है। और कंबस्टिबल, ठीक है, तो एग्जॉस्टिबल, ये सब के सब एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका राइट सिनोनिम जो है वो ये हो गया, है ना। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, जो आराम से टूट जाए, है ना, which
कैन बी ब्रोकन, विच कैन बी ब्रोकन इजीली, है ना, विच कैन बी जो आसानी से टूट जाए, है ना, वीक उसको बोलते हैं फ्रेजाइल, है ना, तो वो हो जाएगा। नॉन एक्सप्लोजिव मतलब जो एक्सप्लोजिव नहीं है, जहरीला ना हो, अनब्रेकेबल जिसको तोड़ ना सके, ठीक, वो सारा। लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है, राइट ऑप्शन आपको चूज करके एक्सक्यूज मी, राइट ऑप्शन आपको जो है फिल करना है। देखो क्या लिखा है, द थिक स्मोक डैश आउट ऑफ द लैंडफिल साइट इज मेकिंग द सिटीज पोल्यूटेड एयर इवन मोर टॉक्सिक। कि यहाँ किसकी बात हो रही है कि द थिक स्मोक डैश आउट, है ना, स्मोक जो है वो डैश आउट हो रहा है ना, डैश आउट हो रहा है कहाँ से, लैंडफिल में से। लैंडफिल मतलब जो भी जो एरिया है, जगह है, वहाँ साइट है, वहाँ से आ रहा है, बाहर आ रहा है। वो क्या कर रहा है, सिटी को जो है और ज़्यादा, और सिटी के जो पोल्यूशन के जो लेवल है, उस पोल्यूशन के लेवल को और ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा जहरीला वो बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका बिलोइंग, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है टू स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, मतलब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड करना, उसको बोला जाता है बिलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोइंग जो है आपका राइट हो जाएगा कि क्या होगा कि जो थिक मोटा सा जो स्मोक है वो क्या कर रहा है, बिलोइंग आउट ऑफ दी, जो कि लार्ज एरिया में फैलता जा रहा है ना, बहुत ही बड़े एरिया में फैल रहा है। वो क्या करने वाला है, वो सिटी के पोल्यूशन को की पोल्यूटेड जो एयर है उसको और ज्यादा जहरीला बनाने वाला है, ठीक है। तो बिलोइंग आपका जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट अप्रोप्रिएट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर हमको वर्ड चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स का आपका ये क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हैड देयर प्रीमाइसेस इन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर क्रिपल्ड बाय द लॉस ऑफ डैश एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर मतलब जो ऑफिस में उनके शॉप में रखी हुई जो भी चीज़ें हैं हार्डवेयर की, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है या जो भी ऑफिस के टेबल्स वगैरह हैं, वो चीज़ें हैं जो भी उनको लग रही है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट हैड देयर प्रेमाइसेस, जिनकी जो प्रेमाइसेस हैं, जिनके जो ऑफिसेस हैं वो कहाँ पे थे, वो थे कहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में थे। वर क्रिपल्ड, वो पूरी तरीके से क्या हो गए, क्रिपल्ड हो गए, मतलब वो धीरे धीरे उसमें दब गए, उसमें चूर हो गए, ठीक है, उससे उनको लॉस हो गया। बाय द लॉस ऑफ, किस चीज का लॉस हुआ उन लोगों को, इन सबको नुकसान हुआ, किस चीज के लॉस से, एक तो हार्डवेयर मतलब उनकी जितने भी साजो सामान जो चीजें थी वहां पर उनके इंस्टीट्यूशंस में, एक तो वो उनका नुकसान हुआ, उसके साथ किसका नुकसान हुआ, इंडिविजुअल का हुआ, ग्रुप का हुआ, है ना, या पर्सन का या पर्सनल। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आपका वर्ड है वो होगा पर्सनल, क्योंकि पर्सनल का मतलब होता है कोई डेजिग्नेशन पर प्लेस पर्सनल होता है। जैसे पुलिस पर्सनल होता है, ठीक है, क्या होता है, पुलिस पर्सनल होता है, ठीक है, या फिर आर्मी पर्सनल होता है, ठीक है, जो आर्मी बेसिकली कोई पोस्ट है ना, या फिर कोई एम्प्लॉय होता है, क्या होता है, कोई एम्प्लॉय होता है, तो उन सब के लिए जो है पर्सनल यूज करते हैं। कोई पोस्ट की बात होती है, पर्सनल का मतलब होता है जो किसी डेजिग्नेशन पर हो, जो किसी डेजिग्नेशन पर हो या किसी पोस्ट पर हो, है ना, जो कहीं पर जॉब करता हो, है ना, जो जहाँ कहीं पर क्या करता हो, जॉब करता हो। तो वो एम्प्लॉयर के लिए बात हो रही है यहाँ पे कि किसकी कमी से वो लॉस में आ गया, एम्प्लॉइज की कमी से लॉस में आ गया और हार्डवेयर की कमी से लॉस आ गया। तो ये जो वर्ड है आपका पर्सनल, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हम आ गए अभी किस पर, क्लोज टेस्ट के आपके क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं पूरे पैसेज में ब्लैंक्स हैं कितने, 5 ब्लैंक हैं आपके, हर एक ब्लैंक के आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, राइट ऑप्शन आपको चूज करके इसमें पुट करना है। उससे पहले हमको यहाँ से लेके हम यहाँ तक हम एक इस पैसेज में एक रफ आइडिया हमको लग जाना चाहिए कि ये पैसेज जो है ये किसके बारे में है, इसमें क्या इसका सेंट्रल आइडिया क्या है,
ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही, बिल गेट्स इज द सेकेंड रिचेस्ट डैश इन द वर्ल्ड, कि बिल गेट्स जो है वो पूरे विश्व में वो क्या है, दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक है, ही इज डैश एन एस्टिमेटेड 103 बिलियन excuse me, एन एस्टिमेटेड 103 बिलियन डॉलर है ना, उसके पास कितना, उसकी जो वर्थ है, संपत्ति है, कितनी है वो 103 बिलियन डॉलर है। हिज वेल्थ, उसकी जो पैसा, उसका जो वेल्थ, धन दौलत है, डैश ओनली बाय, है ना, किससे पीछे है वो, केवल जेफ बेजोस से, जो अमेजोन का जो मालिक है जेफ बेजोस है ना। डैश हैज अ करेंट नेटवर्थ, उसकी जो प्रेजेंट नेटवर्थ वो कितनी है 116 बिलियन डॉलर। आगे बोला जा रहा है कि गेट्स इज डैश रिच, है ना, वो डैश रिच है, दैट एन एवरेज अमेरिकन स्पेंडिंग $1, मतलब वो इतना अमीर है कि एक जो एवरेज, जो सामान्य जो अमेरिकन व्यक्ति है वो अगर $1 खर्च करता है जहां पर, वहां पे उसका $1 खर्च करना, मतलब बिल गेट्स का जो है कितना डॉलर खर्च करना, $1.06 मिलियन खर्च करना, है ना। $1 जो नॉर्मल आदमी का है वो एक तरह से गेट्स का 1.06 बिलियन डॉलर के बराबर है, मतलब वो इतना ज्यादा अमीर है। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट मैन, जो कई बार जो है टॉप पर रहा है, फर्स्ट रिचेस्ट मैन भी रहा है, उसके ऊपर वो बात हो रही है यहाँ पे कि उसका नेटवर्थ कितना ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसके ऊपर यहाँ पर बात हो रही। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट हमारा ब्लैंक क्या है। तो बिल गेट्स जो है वो सब सेकंड रिचेस्ट क्या है वर्ल्ड में, क्या है वो सेकंड रिचेस्ट, जाहिर सी बात है पर्सन है ना, सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति है वो, है ना। पर्सनल का जैसे मैंने अभी बताया था कि वो किसी ऑफिशियल पोस्ट के लिए, किसी डेजिग्नेशन के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए यूज होता है। ठीक है, कैरेक्टर नहीं होगा, ह्यूमन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड वाला, he is dash an estimated, देखो he is dash an estimated 1.3 million, तो he is worth, है ना, क्या बोलेंगे उसका, कि उसकी जो वर्थ है वो कितनी है, मतलब उसकी जो कीमत है वो कितना है, रिच, ही इज वर्थ। उसको इस तरीके से हम लोग पैसे के लिए जब भी हम बोलें या रुपीस के लिए बोलना है कि उसकी जो इतनी कीमत है, उस केस में हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो करंट नेट वर्थ उसकी कितनी है 1.16, उसी प्रकार से उसकी जो वेल्थ है ना, वो कितनी है, वर्थ। यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, वर्थ। ही इज वर्थ एस्टिमेटेड 1.3 बिलियन। आगे हिज वेल्थ, उसकी वेल्थ जो है डैश ओनली बाय, तो उसकी जो वेल्थ है वो क्या है, डैश ओनली बाय जेफ बेजोस, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि केवल वो जेफ बेजोस से ही पीछे है। देखो कितना, क्योंकि जेफ बेजोस का कितना है 1.16 है और बिल गेट्स का कितना है 103 बिलियन है। तो क्या होगा, उसकी जो वेल्थ है वो डैश ओनली बाय जेफ बेजोस, मतलब वो केवल किसके द्वारा आगे, किससे पीछे है, वो इज सरपास, मतलब किसने क्रॉस किए, सरपास्ड का मतलब होता है क्रॉस्ड, है ना, क्रॉस्ड। ठीक है, क्रॉस्ड करना या उसको क्रॉस कर देना, ओवर पास करना, पास कर देना, है ना, या पास्ड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा His wealth is surpassed, ये पैसिव का फॉर्मेट है ना, कौन सा, पैसिव टेंस का है ना, इसीलिए पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि इसके बाद आपका सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, तो थर्ड फॉर्म आ गया। तो उसकी जो वेल्थ है वो सरपास ओनली बाय, किसके द्वारा, देखो बाय आ गया यहाँ पर, है ना, तो मतलब ये पैसिव में है। तो किसके द्वारा सरपास की गई, किसके द्वारा क्रॉस की गई, जेफ बेजोस के द्वारा क्रॉस की गई। आगे 20 वाला देखो, डैश हैज अ, देखो किसकी बात हो रही, जेफ बेजोस की, और यहाँ पे डैश हैज अ करेंट नेट, जिसके पास की, है ना, जिसके पास की करेंट नेटवर्थ कितनी है 116 बिलियन डॉलर है। मतलब कौन है, हु, क्योंकि हम लोग इसके लिए, ये सब के सब आपके जो है क्या है, रिलेटिव, है ना, क्या है, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसमें जो हु जो वर्ड है वो आप किसके लिए यूज करते हो, पर्सन के लिए, किसके लिए, पर्सन, और इसका मतलब होता है हु, जो, है ना, हु का मतलब है क्या हो गया, जो, हु हैज, है ना, जिसके पास, जो या जिसके पास। ठीक है, जो या जिसके के लिए, और हुज का मतलब होता है जिसका, क्या होता है, जिसका,
जिसका या फिर जिसके, है ना। तो ये जिसके नहीं, केवल जिसका, सॉरी केवल जिसका। ठीक है। और विच मतलब जो ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, विच मटेरियल के लिए, है ना, पर्सन के लिए यूज नहीं होते। और whom का मतलब होता है जिसे, जिसे या फिर जिसको, जिसको। तो यहां पर जो है क्या है हमारा राइट, जो या जिसके, जिसके पास जो है कितना नेटवर्थ है, 116 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है। आगे देखते हैं, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो हु हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, गेट्स इज, अब क्या हो रहा है, डैश रिच दैट, है ना, बता रहा इतना रिच है कि गेट इज डैश रिच दैट, तो सो रिच दैट, है ना। यहाँ पे देखो एक कॉम्बिनेशन है किसकी, सो और दैट की, है ना, इतना की, इस तरीके से, है ना। सो मतलब इतना, इतना अमीर है कि, सो रिच दैट, सो की, है ना, रिच दैट आ गया आपका, सो रिच दैट इतना अमीर है कि एट एन एवरेज अमेरिकन स्पेंडिंग अगर $1 है तो वो किसके इक्वल होगा, गेट की जो है $1.06 की स्पेंडिंग के बराबर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 22 वाला, जो कि हमारा एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। इसका हम लोग एक फॉर्म कर लेते हैं, ये आपका एक्टिव, ये आपका हो गया पैसिव। अब ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव का। देखो क्या बोला जा रहा है, बिल गेट्स हैज गिवन अवे 27% ऑफ हिज वेल्थ इन चैरिटी, कि बिल गेट्स ने जो है अपना क्या किया, उन्होंने अपना 27% जो अपना जो पैसा है, नेट वर्थ है, वो उन्होंने क्या कर दिया, वेल्थ जो धन दौलत है, उसकी दौलत है, वो चैरिटी में दे दी, दान कर दी, है ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ अ गिवन सेंटेंस। अच्छा, तो सिलेक्ट द करेक्ट, तो बिल गेट हैज गिवन अवे 27% had been given away, 27% जो है ऑफ हिज वेल्थ हैज गिवन अवे। अच्छा, मतलब दोस्तों ये एक्टिव पैसिव का नहीं है, ठीक है, ये पैसिव का ही है, ध्यान देना, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन में चेंज ट्विस्ट कर दिया इन्होंने, ये आपका पैसिव का ही है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये हमारा किसका है, पैसिव का है, और इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, कुछ एरर दे दिया। अब इसको एरर करेक्शन का क्वेश्चन मानो, ठीक है ना, एरर करेक्शन का क्वेश्चन मानो, ये एक्टिव से पैसिव का चेंज वाला नहीं है ना, बस इसमें एरर है। तो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर पैसिव फॉर्म में है और ये हैज और गिवन है, तो ये आपका पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज गिवन नहीं होता है, ये होता है आपका हैज और उसके बाद बीन और उसके बाद गिवन। ठीक है ना, देखो इंस्ट्रक्शन पढ़ो, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का अपने को क्या करना है, करेक्ट पैसिव फॉर्म। अच्छा, नहीं सॉरी, ये आपका वही है, एक्टिव पैसिव का ही है, एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करना है। चलिए ठीक है ना, तो ठीक है, एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव में चेंज करना है, और किस में, हैज गिवन में। चलिए, तो ये आपका बेसिकली कौन सा है, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना, किसका है, ये आपका परफेक्ट का है। और परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, ठीक है, और उसके बाद हैज या हैव, और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है हैज और हैव, उसके बाद आपका आ जाएगा बीन, उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आपका जो है बाय, और उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो इजी है ये। सबसे पहले देखो हमको ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। देखो बिल गेट्स की बात हो रही है, तो बिल गेट्स हमारा जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। हैज गिवन जो है वो पूरा का पूरा आपका क्या है, हैज और गिवन जो है, हैज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका मेन वर्ब, और ये आपका परफेक्ट टेंस में है। अब क्या दिया, गिवन अवे, क्या गिवन अवे करा उन्होंने, 27, ये 27% ऑफ हिज वेल्थ, ठीक है, यहां तक ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये इन चैरिटी जो है ये आपके अदर वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। हमको जो है किससे शुरुआत करना है, 27%, किससे करना है, 27% ऑफ हिज वेल्थ,
ठीक है। 27% ऑफ हिज वेल्थ जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। और क्यों, देखो एक चीज और ध्यान दो कि ये अगर आपका परफेक्ट आपका एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में होगा, याद रखना। ये कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है कि इधर प्रेजेंट का पास कर दिया, ये एक्टिव पैसिव है कि इधर प्रेजेंट टेंस में है तो आपका पैसिव भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। मतलब इधर हैज है तो यहाँ पे हैज बीन हो जाएगा, बस इतना सा चेंज है। अगर यहाँ पे हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये आपका हो जाएगा हैज और उसके बाद बीन और फिर V3, ये चेंज होगा बस, है ना। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, 27% ऑफ। ढूंढ लो जरा कहाँ है, तो ये 27% ऑफ इज वेल्थ, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। अब ये देखो दोस्तों, हैड आ गया, पास्ट टेंस हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, पास्ट टेंस। मैंने कहा यहाँ पर एक्टिव पैसिव में पास्ट नहीं करना है, प्रेजेंट रखना है, तो रॉन्ग। आगे देखो 27% यहाँ तक ठीक है, ये हैज भी ठीक है, गिवन भी ठीक है ना, अवे भी ठीक है, बिल गेट्स एंड चैरिटी। देखते हैं 27% ऑफ हिज वेल्थ हैज बीन का है, हैज तो ठीक है, बीन का है, बीन नहीं है, ठीक है। गिवन और गिवन के बाद बाय का है, बाय भी नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं बिल गेट हैज गिवन, हैज बीन गिवन, ये तो बिल गेट तो सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट को ही वापस ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, रॉन्ग। मतलब डी वाला हमारा राइट आंसर दोस्तों। देखो 27% ऑफ हिज वेल्थ, किसकी वेल्थ, बिल गेट की वेल्थ, हैज बीन, देखो हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अवे बाय किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, बिल गेट्स, कहां, इन चैरिटी लास्ट में आएगा। मतलब हमारा डी वाला जो है एब्सोल्युटली राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर हमको इसका मीनिंग देखना है। स्पिल द बीन्स, है ना, कि भाई कंचे मत बिखेरो, तो कंचों पे नहीं जाना, मीनिंग इसका एक बार समझना पड़ेगा, अलग ही होता है, ठीक है। डोंट स्पिल द बीन्स का मतलब होता है डराओ मत, रिवील सीक्रेट, है ना, या क्रिएट डिफिकल्टी या मेक एन एक्सक्यूज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है, रिवील अ सीक्रेट। भाई कोई डोंट स्पिल द बीन मतलब ये जो सीक्रेट है ना, जो खुफिया चीजें हैं उसको किसी को बताओ मत, है ना, बिल्कुल ये का यही मतलब होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई इसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखो। स्पिल द बीन का मतलब रिवील सीक्रेट, या सबको नहीं बताना। स्पिल द बीन, डोंट टेल ऑल, ये टेल ऑल, सबको बताना, ये होता है स्पिल द बीन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका एक वन वर्ड हमको देखना है। देखो अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, एक बड़ा सा बहुत ही सुंदर सा मकान जो है उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है मैंशन, ठीक है। आई लिव इन अ बिग मैंशन, में एक बड़े मैंशन में रहता हूं, वो कहता है। ये शेक का मतलब होता है एक टूटी फूटी झोपड़ी, हट, ठीक है। एक रफली बिल्ड हट, रफली बिल्ड हट, एक झोपड़ी मतलब जो अधूरी सी बनी हुई है वो। फोर्ट मतलब किला होता है, और कैबिन मतलब एक छोटा सा एक रूम होता है, ठीक है। स्मॉल, है ना, रूम या कंपार्टमेंट, ठीक है, रूम या कंपार्टमेंट। और फोर्ट मतलब एक पूरा चार दीवारी से घिरा हुआ किलेनुमा मकान जो है उसको फोर्ट कहते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया इसका राइट आंसर मेंशन। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन पेपर का, इसमें हमको स्पेलिंग करेक्शन करना है। एक स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कौन सी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है ना, इमल्शन या एम्फेसिस या एम्पोरियम या इमोल्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर है वो हो गया आपका ये, इसमें रॉन्ग है, ठीक है। EMM, अच्छा इमल्शन है, एमिशन है। एक मिनट, इसमें जो है क्वेश्चन का मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये L रॉन्ग हो गया, EMMISION, इमिशन है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इमिशन है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था। इमिशन होना मतलब कोई गैसेस का निकलना, है ना, इवॉल्व होना, गैसेस का बाहर निकलना, ठीक है। ये इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारे फिनिश हुए 25 क्वेश्चंस, ये वाला हमारा आंसर है। 25 क्वेश्चंस दोस्तों हमने किए इस क्वेश्चन पेपर के, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, है ना। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पेपर में भी हम लोग पूरा अच्छे से 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं।